नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। बागपत से खबर, जहां पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या से सनसनी का माहौल है। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या कर दी गई है। तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई है। बीजेपी से लड़ा था विधानसभा चुनाव। घर में मिला पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव। कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के बिजरौल रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि हत्या से सनसनी फैल गई है। घर में मिला पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव। तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन आखिर ये हत्या क्यों की गई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में तो जुट गई है कि आखिर क्यों इस तरीके से हत्या की गई और पूरा मामला क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या है, इसको खंगालने में पुलिस जुट गई है। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या से सनसनी का माहौल है। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर की हत्या कर दी गई है। तौलिए से गला दबाकर आत्माराम तोमर की हत्या की गई है। घर में मिला पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव। 2 दिन से बाहर था। मेरे पिताजी का ऑपरेशन था भारती में, मेरठ में। मैं वहाँ पे था, तो वहाँ से कल शाम को 5 बजे आया। देखा तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी, तो मैं घर पे चला गया। मुझे लगा कि बाहर होंगे वो। फिर बाद में रात को 9:30 बजे करीब इनके बड़े लड़के की कॉल आई, प्रताप सिंह तोमर की, मेरठ से। उन्होंने पता किया कि वो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने पूछा मुझसे कि उनसे बात हुई। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, जो कि आज तक कभी आया नहीं। तो फिर उनसे बात संपर्क हो नहीं पाया। इधर उधर संपर्क किया, उनका पता नहीं चला। फिर विकास शर्मा हमारे संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर हत्या के पीछे की मिस्ट्री क्या है, अभी तक क्या ये सॉल्व हो पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, बागपत के अंदर इस वक्त बदमाश बेलगाम हो चुका है। कल यहाँ पर 112 डायल पर जो सिपाही था उसको गोली मार दी और देर रात्रि फिर लूट हो गई। और आज सुबह जब पता लगा है कि जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और हाँ। भाजपा के बड़े नेता थे आत्माराम तोमर की, उन्हीं के आवास पर उनका शव मिला है। और उनका जो शव देखा गया है कि उनके गले में तौलिया था, तौलिए से उनका गला घोटकर उनकी हत्या की गई है। लेकिन आवास पर कोई नहीं था और जिस बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और उनकी कार लेकर भी वहां से फरार हो गया। पुलिस पूरी मामले की छानबीन कर रही है। देखा जाए जिस तरह से उनका जो नौकर था, नौकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल विकास, लेकिन इस तरीके से तौलिए से गला दबाकर हत्या करना, इसके पीछे जरूर कोई बात होगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई पुरानी रंजिश होगी? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये आत्माराम तोमर है और भाजपा के बड़े नेता हैं और ये पहले ये जनता वेदी की जो यहाँ पे कॉलेज है उसमें प्रधानाचार्य भी रहे हैं। पुलिस छानबीन कर रही है। अभी परिजन उनके पूरी तरह से बाहर रहते हैं। उनके लड़का मेरठ रहता है। अभी उनकी बहन वहां पर आवास पर पहुंची है और ये पूछा जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश है या क्या मामला है। अभी ड्राइवर को भी पुलिस हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ करी है। ड्राइवर का कहना है कि लगातार वे 2 दिन से उनके उनके आवास पर नहीं था, क्योंकि वो बता रहा है कि जिस तरह से सुभारती हॉस्पिटल में उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के वक्त वह अपने पिताजी के पास था। लेकिन पुलिस का जो बिंदु है पूरी तरह से वह ड्राइवर की तरफ जा रहा था और ड्राइवर को इस टाइम हिरासत में लिया गया है और देखा जाए तो उनकी अभी तक पूछताछ कर रही है। जी इसी के साथ विकास, पुलिस की तरफ से क्या कुछ बातें अभी तक सामने आई है? पुलिस तो मामले की जांच कर रही होगी, कुछ बातें तो अभी तक सामने आई होंगी ना? लगातार जिस तरह से उनके परिजन उनके आवास पर लौट रहे हैं, परिजन इस पर मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब इस तरह भाजपा नेता धीरे धीरे अब पहुंचना चालू हुए हैं। जैसे पता लगा है कि आत्माराम तोमर एक पुराने नेता थे। 1993 में उन्होंने छपरौली विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 1997 के अंदर उन्होंने ही उनको, जो कल्याण सिंह थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर ही उन्होंने उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया था। लेकिन इसमें बड़े नेता की हत्या होना एक सबसे बड़ी बात है। देखा जाए कि जो बागपत का जो क्राइम है वो पूरी तरह से रुक नहीं पा रहा है। एक सबसे पहले सिपाही को गोली मारना और उसके बाद नेता की हत्या करना एक सबसे बड़ा एक चैलेंज कर रहे हैं बदमाश इस वक्त। जी चलिए ठीक है विकास, जिस तरीके से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है उसमें अभी बहुत सारी बातें आना बाकी है। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो घर में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव मिला है। तौलिए से गला दबाकर हत्या की गई है, जिससे आसपास सनसनी का माहौल बना हुआ है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है। तौलिए से क्योंकि गला दबाकर हत्या की गई है, तो ऐसे में ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर जो भी अपराधी थे उनकी मंशा क्या थी ऐसा करने के पीछे।
तो खबर बागपत की, जहां पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी गई है। आत्माराम तोमर है इस मंत्री का नाम, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का नाम, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई है। बागपत से जानकारी मिल रही है। खबर बाराबंकी से है, जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ओवैसी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। ओवैसी पर कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। कई धाराओं समेत महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर आए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दौरे के आखिरी दिन उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। बाराबंकी में एक जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में ओवैसी और आयोजक मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि ओवैसी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। साथ ही ओवैसी ने जनसभा के दौरान प्रशासन पर राम सनेही घाट में मस्जिद गिराने का आरोप लगाया था। नगर कोतवाली में धारा 153A, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। सभा में 50 लोगों की परमिशन के बावजूद भारी जन समूह को इकट्ठा किया गया। आज दिनांक 9/9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कटरा चांदना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कोविड-19 और जो परमिशन दी गई थी उसके शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इसी क्रम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिसमें कहा गया कि राम सनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया गया तथा उसका मलबा भी वहां से पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ओवैसी पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का भी आरोप। खबर जौनपुर से, जहां पुजारी यादव की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुजारी यादव की मौत की जांच सीबीआई करेगी। 11 फरवरी पुलिस कस्टडी में हुई थी पुजारी यादव की मौत। बक्सा थाने की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपा है। 11 फरवरी को पुलिस कस्टडी में हुई थी पुजारी यादव की मौत। बक्सा थाने की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। अब इसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और फिर ये कोशिश की जाएगी जानने की आखिर ये मौत हुई तो हुई कैसे। पुजारी यादव की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई हर एंगल से ये जानने की कोशिश करेगी, हर जगह जाएगी, पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम और फिर ये देखेंगे कि आखिर कैसे मौत हुई है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है और अब सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी। पुजारी यादव की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां इनकी मौत के मामले को अब सीबीआई को दे दिया गया है। पुजारी यादव की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। 11 फरवरी को पुलिस कस्टडी में ही पुजारी यादव की मौत हुई थी। पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद पुजारी यादव की मौत कैसे हुई, क्या हुआ और क्या कुछ किया जा रहा था, इन तमाम चीजों को खंगाला जाएगा। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अब, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी तो ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी जो तस्वीरें हैं और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी, अभी ब्लर है तस्वीर। जी, आपको बता दें कि 11 फरवरी को पुलिस कस्टडी में पुजारी यादव की मौत के मामले में 9 पुलिस कर्मियों पर 302 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन आज तक अभी तक 9 सिपाही और 1 दरोगा सहित अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसको लगातार सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 48 घंटे में इन लोग को गिरफ्तार कर पेश किया जाए, लेकिन लगातार पुलिस की जांच की लापरवाही देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए सीबीआई को ये पुलिस जांच दे दी, जिससे पूरी बात साफ हो जाए कि जो आरोपी हैं पुलिसकर्मी अब तक क्यों फरार हैं, क्यों पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर सीबीआई को जांच दे दी गई। जी चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, जहां 19 सितंबर को योगी सरकार के होंगे 4.5 साल पूरे।
योगी सरकार के 4.5 साल पर कार्यक्रम की रणनीति तय कर ली गई है। 27,700 शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाएगी बीजेपी। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी। विकास कार्यों और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। बीजेपी अगले 1 महीने तक प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इस अवधि में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 के तहत बूथ विजय अभियान का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा समर्पण अभियान चलेगा। तो वहीं योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर 19 सितंबर को प्रदेश के सभी 27,700 शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपाल में सरकार की योजनाओं और निर्णयों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सभी विधायक अपने कामों की फहरिस्त लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास बनाने की तैयारी है, भव्य बनाने की तैयारी है। 19 सितंबर को 4.5 साल पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और वो बिल्कुल भी ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। इस दिन को बहुत ज्यादा खास बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लखनऊ से उनसे बातचीत करेंगे। मनीष, जिस तरीके से 19 सितंबर को बहुत ज्यादा खास बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिलहाल तक की तैयारियों के बारे में क्या ताजा अपडेट है? आ रही है तो मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 4.5 साल तो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी, और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जाएंगे जनता तक, जनता के बीच में अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। जो भी उनकी उपलब्धि है वो जनता तक बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। तो 4.5 साल क्योंकि पूरे हो गए हैं, हो जाएंगे 19 सितंबर को। 27,000 से भी ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। मनीष, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मनीष, सवाल ये है कि 19 सितंबर को बहुत ही ज्यादा खास दिन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। फिलहाल इस दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं और अभी क्या बाकी है? निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि कल एक बैठक संपन्न हुई थी जिसमें आपको बता दें कि 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला है कि विजय बूथ अभियान को चलाया जाएगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन्म दिवस है उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाने की, और तीसरा चौपाल लगा के जो 4.5 साल हो रहे हैं 19 तारीख को, उसमें जो राज्य सरकार की नीतियां हैं, जो कार्य किए गए हैं वो आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ 20 तारीख को विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके वहां पे अपने सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको वहां तक पहुंचाएंगे। आपको बता दूं उसके साथ ही साथ विजय बूथ अभियान चलाया जाएगा, जिसको कल जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो करेंगे कि 27,700 शक्ति केंद्र हैं जहाँ पे वर्चुअली संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ इस बैठक में वर्चुअल संवाद के द्वारा जुड़ेंगे। तो पूरी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष है ये, अब से कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो कोई ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहती है केंद्रीय नेतृत्व, जो बैठा शीत नेतृत्व, तो ऐसा कोई मौका नहीं गंवाना चाहता कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनावी वर्ष आ गया है, योगी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं वो आम जनता तक पहुंचाया जाए, जो उपलब्धियां हैं वो बताई जाए, इसलिए पूरा 3 जो मुख्य एजेंडे हैं इस पे तय किए गए हैं। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी ढेर कर दिया गया है। कुख्यात अपराधी विजय प्रजापति ढेर हुआ है। काजल हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था विजय प्रजापति। मुखबिर की सूचना पर गगहा पुलिस और स्वाट टीम का एक्शन। पुलिस से घिरता देख फायरिंग कर भाग रहा था अपराधी विजय। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।
तो इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। कुख्यात अपराधी विजय प्रजापति को ढेर कर दिया गया है। काजल हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था विजय प्रजापति। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? काजल नाम की लड़की अपने घर पे वीडियो बना रही थी, उसके पिता पे किसी को मारपीट कर रही थी। तो वीडियो बनाने के दौरान उसको गोली मार दी गई। इसके दौरान लखनऊ में मौत हो गई। पुलिस ने विजय प्रजापति के नाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर रात में जैसे ही पुलिस को लगी, स्थानीय थाने की पुलिस और स्वाट टीम गोरखपुर जिले की चारों तरफ से घेराबंदी की। 2 लोग मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। जब घेराबंदी की तो एक उसमें से भागने में सफल रहा और एक पुलिस की ढेर हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस की गोली लगने के बाद आनंद थाना पुलिस ने उसे जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। साथ ही साथ एसएसपी ने भी बताया कि ये अपराधी चला था और आज पुलिस की गोली से मुठभेड़ हो गया। मामले है काजल हत्याकांड ही क्यों ना हो, उसमें ये मुख्य आरोपी रहा है, लेकिन अब इसे क्योंकि ढेर कर दिया गया है तो ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दावा है कि अपराधी या तो जेल में होंगे या उनका ठिकाना कहीं और होगा। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथनी है। चलिए ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुखबिर की सूचना पर गगहा पुलिस और स्वाट टीम का एक्शन। आपको बता दें, पुलिस से घिरता देख फायरिंग कर भाग रहा था अपराधी विजय, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और इसे ढेर कर दिया। थाना गगहा में आज रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्टी ने 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगहा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। ये 1 लाख का इनामी अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने के हैं और ये देहरादून, बाराबंकी और गोरखपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। थाना गगहा में आज रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्टी ने 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि तो वहीं आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणपति बप्पा घर घर में विराजेंगे। बता दें कि हड़तालिका तीज के अगले दिन से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। इसका समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा, जिसे गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज गणेश जी हर किसी के घर विराजेंगे। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जाएगा और इसके साथ ही लगभग 9 दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग जगहों पर पंडाल लगाए जाते हैं। उन्हें मोदक बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। गणेश जी को मोदक और लड्डू चढ़ाए जाते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता। संतोष, मुंबई में तो गणेश चतुर्थी का अच्छा खासा जो माहौल है देखा जाता है, फिलहाल क्या तस्वीर है वहाँ की? मुंबई में जिस प्रकार से गणेश उत्सव रहता है, आज देश में एक तरह से किस प्रकार से श्री गणेश जी का बढ़ावा है और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत किया है। अभी अपने साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता सर, आपका न्यूज़ ऑन इंडिया में स्वागत है। आज आपके यहाँ पे गणेश जी का आगमन, क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना में तो सबसे पहले यही प्रार्थना है कि भगवान गणेश हमारे घर पे आए, ऐसे ही आते रहे। और जब आते हैं तो भक्तों की मन की भावना समझ जाते हैं। लेकिन एक विशेष प्रार्थना ये है
कि ये कोरोना मुक्त भारत हो, कोरोना मुक्त महाराष्ट्र हो, कोरोना मुक्त मुंबई हो, कोरोना मुक्त पूरा देश हो, ये सबसे बड़ी प्रार्थना। जिस प्रकार से 2 साल से राज्य में पूरे देश में कोरोना का हंगामा आपने जो मदद की थी कोरोना समय में बाढ़ पे लोगों को, एक प्रकार से आप लोगों के लिए एक प्रकार से देवता तरीके सामने आए थे। इस प्रकार ये सब ईश्वरी कराते, भगवान कराते हैं, सिद्धि विनायक हैं, दुख हरता है, सुख करता है। तो ये सब उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की से होता है। कई लोगों ने किया, हम भी किया, और भी लोग कर रहे हैं, आज भी करना है। बहुत लोगों का घर उजड़ गया, बहुत लोगों को अभी परिस्थिति बनी नहीं है। कई लोग अभी जो यहाँ मजदूरी करते थे वो गांव से लौट भी नहीं पाए हैं। हम यही चाहेंगे एक सामूहिक प्रयास सबका चलता रहे, जिससे कम से कम वो लोग जो लोग सिर्फ और सिर्फ सवेरे जैसे कुआं खोदना है, पानी निकालना है, पानी निकाल करके ही पीना है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग का पलायन हो चुका है, वो फिर से स्थापित हों। उनके बच्चे स्कूल में जाएं, आज भी कोई बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन सब पढ़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए और कोरोना मतलब दूर हो जाए। और मुझे लगता है कि सुख समृद्धि भगवान गणेश हमेशा देते हैं। मैं ये उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अभी जिस प्रकार से कोरोना का संकट है, राज्य के बहुत से मंदिर बंद है। चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में गणेश चतुर्थी की धूम है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है घरों में रहकर मनाए गणेश चतुर्थी। यूपी में इस बार नहीं सजेंगे गणेश चतुर्थी पर पंडाल, आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत है। तो सीएम योगी ने अपील की है कि घरों में रहकर ही गणेश चतुर्थी मनाएं। इस बार गणेश चतुर्थी पर पंडाल नहीं सजेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से ये फैसला लिया गया। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।